नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर वही खेल खेला है, नाम बदलने का। मनरेगा आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई योजना थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मनरेगा का नाम बदल के अब किया जाएगा पूज्य बापू, यानी ये पबरेगा हो जाएगा। अब ये पबरेगा जो हो जाएगा, पूज्य बापू जो हो जाएगा, ये पूछना यह है कि पूज्य बापू महात्मा गांधी ही है या फिर आसाराम जी के नाम पर पूज्य बापू रोजगार योजना बना दी गई है। आसाराम बापू जेल से लगातार बाहर हैं, पैरोल पर, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आसाराम बापू के साथ मोदी जी की भी तस्वीरें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की भी तस्वीरें हैं और भी बहुत लोगों की तस्वीरें हैं। वैसे मनरेगा के बारे में बता दूं कि जब ये स्कीम आई थी तो इसको नरेगा कहते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और अब मोदी जी जब कुछ नहीं कर पाए तो इसका नाम पबरेगा कर दिया। पबरेगा वैसे सुनने में कैसे लगता है आपको, ये बताइएगा। पब का मतलब तो आप जानते ही होंगे, पब रेस्टोरेंट कहा जाता है। पब किसको कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और ये पबरेगा का मतलब क्या होगा ये भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने नरेगा का यानी मनरेगा का जबरदस्त मजाक उड़ाया था। इसको सरकारी पैसे की बर्बादी बताई थी, कांग्रेस सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बताया था और गड्ढे खोदने वाली योजना बताया था। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। लेकिन सरकार आए 11 साल हो गया, एक योजना ऐसी नहीं ला पाए जो मनरेगा के टक्कर की हो, जो गांव में रोजगार देने के काम को संभालती हो। आपको याद होगा कोविड के टाइम में मनरेगा ने कितना सहारा दिया था, खासतौर पे उन लोगों को जिनके रोजगार उस समय छिन गए थे और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से किसी तरह से भाग के अपने गांव पहुंचे थे। वैसे मोदी सरकार पिछले 11 साल में नाम बदलने के अलावा कुछ खास नहीं कर रही है। जैसे मोदी सरकार सबसे ज्यादा प्रचार किस योजना का करती है? जन धन योजना का। क्या आपको पता है कि यह योजना कांग्रेस के टाइम में आई थी और तब इसका नाम था बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिसमें लोगों के लिए गांव में अकाउंट खुलवाए गए थे। बेसिक सेविंग यानी थोड़ी सी सेविंग करने के लिए ये अकाउंट खुलवाए गए थे। मोदी जी ने कोई नई स्कीम तो नहीं शुरू की, लेकिन इसका नाम बदलकर जन धन योजना कर दिया और अब सबको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की स्कीम है। दूसरी योजना की बात कर लेते हैं, स्वच्छ भारत योजना। आप अक्सर पोस्टर्स देखते होंगे, इसके नाम पर अभी लोगों से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा डालने की खबर मैंने आपको दिखाई थी। खूब नाम सुना होगा और आपको यही लगता होगा कि मोदी जी स्वच्छ भारत योजना लेकर आए, लेकिन असल में यह योजना लेके आई थी कांग्रेस और इसका नाम था निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान जो कांग्रेस की योजना थी, इसको बदलकर स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया और यह मोदी जी की अपनी योजना बन गई। ऐसे ही नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम की जो योजना थी उसको भारत नेट बना दिया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो थी उसको मेक इन इंडिया बना दिया गया। मेक इन इंडिया जिसका सबसे ज्यादा मोदी बाजा बजाते हैं, वो कांग्रेस के टाइम की योजना थी जिसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कहा गया था। बहुत डिटेल में लिखा है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। एक एक योजना गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, बस मैं आपको एक योजना के बारे में और बता रहा हूं। आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत शोर मचाते हुए नजर आती होगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की। बात हुई थी 2020 तक, 24 तक या 22 तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सबके सर पर छत हो जाएगी।
सबके सर पर छत कहां से होती जब इस योजना के सर पर ही छत नहीं थी। यह योजना भी कांग्रेस की योजना का नाम बस बदलकर बनाई गई थी। कांग्रेस की योजना थी इंदिरा आवास योजना और उसको बदल के बना दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो मोदी जी हो या योगी जी हो, नाम बदलने में बहुत माहिर है। शहरों का नाम बदलना, योजना का नाम बदलना, यह अलग बात है कि चाइना जब अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल देता है तो कुछ नहीं कह पाते हैं, एक बयान देकर खामोश रह जाते हैं। मानसिकता क्यों है, क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं, तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। हार का नाम बदलकर इन्होंने जीत कर दिया है, इन्होंने विनाश का नाम बदलकर विकास कर दिया है। और आप जानते हैं कि इनके डेटा को आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने टाइप सी कर दिया है, सी ग्रेड दे दिया है कि आपका डेटा बिल्कुल बकवास है। लेकिन इसी बकवास वाले डेटा पर भारत का विकास आपको दिखाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही थोड़े है, शोर मचा हुआ है। आप सब जानते हैं दिल्ली में पोल्यूशन का क्या हाल है, हम तो रहकर झेल रहे हैं। आज अगर आपको मेरी आवाज में खराश सुनाई दे रही हो, अगर चेहरे पर जुकाम दिखाई दे रहा हो, तो यह जुकाम कम है और पोल्यूशन का असर ज्यादा है। लेकिन पोल्यूशन ठीक करने की जगह, पोल्यूशन कम करने की जगह हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हम पोल्यूशन का अपना नया स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी पोल्यूशन का नाम बदलकर शुद्ध हवा कर देंगे, साफ हवा कर देंगे। यह वैसे ही है जैसे कोई बच्चा एग्जाम में लगातार फेल हो रहा हो तो वो कहे कि अब अपना पेपर मैं खुद बनाऊंगा और खुद ही कॉपी जांचूंगा, खुद को A++ ग्रेड दे दूंगा। तो हमारे मंत्री महोदय पोल्यूशन का नाम बदल के रखने वाले हैं स्वच्छ भारत, शानदार भारत, प्रदूषण मुक्त भारत। भाई आप अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे तो आप प्रदूषण का नाम भी बदल सकते हैं, आप गरीबी का नाम बदल सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री महोदय आप जानते ही हैं, अपने घर का नाम भी बदलने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि घर का नाम में जब लोग जोड़ देंगे तो जनता उनके घर में चली जाएगी। भाई साहब, जनता अगर उनके घर से 500 मीटर दूर खड़ी रहेगी तो एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी कि तुम यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो। पुतिन जैसे कुछ लोग उनके घर में जा पाएंगे, जिससे आपको झलक मिलेगी कि किस शीश महल में वो रहते हैं। इससे ज्यादा कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नाम बदलने में क्या है? राजपथ का नाम बदलकर लोक से जोड़कर रख दिया गया। क्या राजपथ लोक का पथ हो गया, जनता का पथ हो गया? खैर, नाम बदलने में एक जरूर फायदा है कि आपके पॉकेट से चवन्नी खर्च नहीं होती है। आप जनता के लिए कुछ नहीं देते हो लेकिन श्रेय ले लेते हो। और यहां पर तो महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश है। पूज्य बापू का क्या मतलब है? जब महात्मा गांधी पहले से नाम में है तो पूज्य बापू लिखने की क्या जरूरत है? अगर पूज्य बापू का मतलब आशाराम या कुछ और नहीं है, अगर पूज्य बापू का मतलब महात्मा गांधी ही है, तो फिर पहले से जो महात्मा गांधी नाम था उसको बदलने की क्या जरूरत है? छोटी सोच दर्शाता है। एक जो मैं मानती हूं जो मन की कुंठा है और उस कुंठा के चलते इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से ध्यान भटकाने का एक और मुद्दा बना है। पर एक ही चीज कहूंगी, जो गांधी सरनेम को कम करने की कोशिश करे, वो सूर्य की तरह चमकने वाले काम हुए हैं और उनका नाम उतना ही रोशन होगा। तो आप कितना भी उनको हटाने की कोशिश करें, इतिहास से निकालने की कोशिश करें, नया इतिहास गढ़ने की कोशिश करें, नई कुछ ऐसे एजेंडा चलाएं, वो एजेंडा से जनता वाकिफ हो गई है। 150 साल का जो वंदे मातरम पे चर्चा हुई है, जनता समझी है कौन सा व्हाट्सएप वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, कौन सा रियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। इसीलिए जो व्हाट्सएप पे विश्वास रखते हैं वो गांधी परिवार से चिढ़ेंगे, जो सही इतिहास जानते हैं वो गांधी परिवार को हमेशा उनके योगदान का सम्मान करें। और नाम बदल लीजिए, नाम बदलने से क्या होता है? फाइनली करना तो आपको हिंदू मुसलमान ही है। यह अलग बात है कि इस हिंदू मुसलमान में कई बार फच्चर लगा देता है कोर्ट। एक बहुत मजेदार किस्सा है जो आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, वो ये है कि जो हमारे देश के अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनको कुछ छूट मिलती है अल्पसंख्यक संस्थान होने की वजह से। जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, और भी आपका सेंट स्टीफेंस हो गया जो ईसाइयों का है, सिखों के भी ऐसे कई सारे संस्थान हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको केंद्र सरकार से कुछ छूट मिलती है। ये कांग्रेस सरकार के जमाने का बनाया हुआ नियम है। अब इस छूट के खिलाफ एक एनजीओ पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनको छूट मिल रही है उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा काम किया और 1 लाख रुपए का जुर्माना उस एनजीओ के ऊपर लगा दिया। दरअसल ये जो रिट है वो आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की गई थी और एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसका मतलब यह होता है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि वो फ्री में वहां पर पढ़ सकते हैं। अब ये जो एनजीओ है इसको पता नहीं क्या दर्द हो रहा था, ये पहुंच गया कि भैया अल्पसंख्यक संस्थानों को ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ना केवल इसकी याचिका खारिज हुई बल्कि जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो बेंच है उसने इस एनजीओ यूनाइटेड वॉयस फॉर एजुकेशन के वकील को अच्छी खासी लताड़ लगाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर ठोक दिया। दरअसल जब सरकार हिंदू मुसलमान में लगी हुई है तो ऐसे एनजीओज, ऐसे तमाम संस्थाएं, ऐसी फर्जी संस्थाएं सब आराम से कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। एक किस्सा आपको और सुना देता हूं। आपने सुना होगा कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका यह है कि सोनिया गांधी जी भारत का नागरिक होने से पहले यहां की वोटर हो गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से और बाकी लोगों ने एक कागज चलाया था। वो कागज कुछ ऐसा था कि उसको देखकर लग रहा था 1981 का वो कागज था और उसको देखकर लग रहा था कि अरे सोनिया गांधी तो वोटर है। उस कागज को जब मैंने पहली बार गौर से देखा, पढ़ना शुरू किया तो उसमें मुझे मिला एनसीटी। दिल्ली के साथ एनसीटी जोड़ा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये बहुत बाद की घटना है। 90s में एक एक्ट बनाकर एनसीटी कहा गया था दिल्ली को, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी जोड़ी गई थी, जिसमें गुड़गांव का भी इलाका है, जिसमें नोएडा का भी इलाका है, जो बेसिकली है तो हरियाणा और यूपी में लेकिन नेशनल कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा है। अब मेरा दिमाग ठनका कि 90 के दशक में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एक्ट पास हुआ, फिर 81 के किसी कागज में, और वो भी सरकारी कागज में, एनसीटी कैसे लिख दिया गया। मैंने उसको ट्विटर पर पोस्ट करके सवाल पूछा और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वो कागज फर्जी था। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो याचिका जाएगी ऐसे फर्जी कागजों के आधार पर तो वो खारिज हो जाएगी। लेकिन जिन साहब ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी निगाह में थोड़ा चढ़ जाएंगे कि अपना आदमी है। आपको याद होगा मेरे ही नाम के एक अशोक कुमार पांडे साहब थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट केस किया था। उनके ऊपर भी 50,000 का जुर्माना लगा था और फिर उनकी वकालत पर भी कुछ महीनों के लिए रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस तरह की चीजें बदस्तूर चलती रहती। अब आप ही सोचिए कि सरकार कुछ नया काम करने की जगह सिर्फ नाम बदलने पे लगी हो तो सरकार को प्रभावित करने के लिए उसके लଗୁए भगुए इस तरह की बदमाशी क्यों न करे। तो जो सरकार कुछ नहीं कर सकती है वो नाम बदलती है और जो लଗୁए भगुए सरकार की नजर में ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो इस तरह के फर्जी केस करते हैं। सवाल दूसरा है और सवाल इससे बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि इस देश में 78% लोग ऐसे हैं जो महीने के 15,000 से भी कम कमाते हैं और केवल 1% लोग ऐसे हैं जो 3 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं। यानी आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि 99% लोगों की अब इस देश में हालत ये हो गई है कि बस 2 जून की रोटी, 2 वक्त का खाना कमा लें और नॉर्मल जिंदगी जी लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें, ये भी उनके लिए बेहद मुश्किल है। इस तरह के सवालों पर सवाल ना उठें, इसीलिए कभी नाम बदला जाता है, कभी इतिहास की बात की जाती है, कभी सावरकर की बात की जाती है, कभी पंडित नेहरू की बात की जाती है और आपको हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखा जाता है। समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो आप जानिए, आपका काम जाने। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.